देवभूमि समाचार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य विभागीय सचिव ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभागीय सचिव ने कैबिनेट मंत्री के तबादले के आदेश को मानने से मना कर दिया। रेखा आर्य को भेजे पत्र में सचिव ने दो टूक कह दिया कि ट्रांसफर एक्ट में तबादलों के लिए मंत्री से अनुमोदन देने का नियम नहीं है, जिसके बाद रेखा आर्य ने सचिव की एसीआर को तलब किया है। सचिव ने आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने ऐसे सचिव की व्यक्तिगत स्वार्थ से जोड़ते हुए कहा कि उनकी हठधर्मिता किसी निजी स्वार्थ की ओर इशारा करती है। तो तबादलों पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सचिव में तनातनी है। मंत्री रेखा आर्य ने फिलहाल तलब की है खाद्य सचिव की एसीआर। विभागीय सचिव ने 20 जून को जिला पूर्ति अधिकारी को ट्रांसफर किया और इसके बाद विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बिना ही ट्रांसफर हुए थे। इसके बाद विवाद शुरू हुआ और विभाग के मंत्री के निर्देश के बाद भी रद्द नहीं हुए तबादले जो हुए थे। तो ठन चुकी है मंत्री और अधिकारी में। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और सचिव में तनातनी शुरू हो चुकी है। तबादलों को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। 20 जून को जिला पूर्ति अधिकारी ने ट्रांसफर किए थे और विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बिना ही ये ट्रांसफर हुए थे, लेकिन उसमें भी सचिव की तरफ से तर्क दिया गया है। सौरभ हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, ये अधिकारी और मंत्रियों के बीच में अब तनातनी शुरू हो गई है। शुरू से ही उत्तराखंड में जो अफसरशाही है वो किस तरह से हावी रही है, ये हम सबके सामने उदाहरण है। क्या ये पूरा विवाद अब आगे बढ़ रहा है या फिर जो तर्क रेखा आर्य दे रही है, जो सचिव की तरफ से दिया गया है, उन दोनों में सच्चाई किसकी बातों में है? देखिए, राज्य की अफसरशाही बेलगाम होती चली जा रही है। लगातार मंत्री जो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर जो चीफ सेक्रेटरी तक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आईएएस जो लॉबी है वो लगातार जो है मंत्रियों की अनदेखी कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं मंत्री आहत दिखाई दे रही है। रेखा आर्य ने अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के साथ ही विभागीय तौर पर भी जो है सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। पिछले दिनों 5 से ज्यादा ऐसे अधिकारी थे जिनके तबादलों को लेकर निरस्त करने के आदेश बाकायदा रेखा आर्य के द्वारा लिखित तौर पर दिए गए थे, लेकिन उनके आदेशों को निरस्तीकरण नहीं किया गया, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर रेखा आर्य का पारा चढ़ता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने मुख्यमंत्री को विशेष तौर पे कहा कि सचिन कुर्वे पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको जो है उनके विभाग से हटा दिया जाए, जिससे विभाग को जो बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। क्योंकि केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं खाद्यान्न के रूप में जो है राज्य में संचालित हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते उस पर जो है काम नहीं हो पा रहा है। जी, लेकिन जो रेखा आर्य को पत्र भेजा हुआ सचिव की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि भाई ट्रांसफर एक्ट में तबादलों के लिए मंत्री से अनुमोदन देने के नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम ही नहीं है, तो फिर हम क्यों पूछें? बिल्कुल, देखिए, रेखा आर्य ने ये जरूर कहा था कि मंत्री के अनुमोदन की जरूरत नहीं, लेकिन विभागीय तौर पर जो है मंत्री अपनी इच्छा से, अमूमन हमने जो पहले भी देखा कि जिलों के अधिकारियों को अपने स्तर से जो है तैनाती देने के लिए काम करते रहे, लेकिन शासन स्तर पर अगर इसी तरीके की तालमेल की कमी होगी तो कहीं ना कहीं उससे सरकार की फजीयत होगी, क्योंकि तमाम जो योजना है जो धरातल पर नहीं उतर पा रही है, जिसका जो है जवाब कहीं ना कहीं विभागीय मंत्रियों को देना होता है, सरकार को देना होता है। अधिकारी उस पर सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जब तबादले जैसी चीजें सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज से बचते हुए नजर आते हैं। और मंत्री ने ये जरूर कहा अगर योजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित करना है तो अधिकारियों को उनकी बात को भी जो है ध्यान से सुनना होगा। जी, अमरजीत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सौरभ, आप बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सर, उत्तराखंड में जो मंत्री और अफसरों के बीच में तनातनी चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो रेखा आर्य और सचिव के बीच में ताजा जो विवाद इस वक्त चल रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आपको लगता है कि अफसरशाही जो हावी है उत्तराखंड में और ज्यादा हावी होती जा रही है, मंत्रियों की भी नहीं सुनी जा रही है? निश्चित रूप से जब अधिकारी मंत्री के नहीं सुन रहे तो यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मंत्री कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि अधिकारी डरते नहीं है। कुछ तो इसमें तो सोचने और विचारने वाली बात है लगातार। और दूसरी बात ये कि ये मामला आप देखिए कि लगातार रेखा आर्य जी के साथ जितने भी अधिकारी रहे, अभी भी और पूर्व में जब सरकारों में भी ये रही, तब भी इनकी किसी अधिकारी से नहीं बनी। मैं कल भी एक प्रवक्ता से बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखिए पुरुष प्रधान हमारा प्रदेश है, देश है, इसमें जो है महिलाओं की सुनी नहीं जाती। तो इस प्रकार की बातें टिप्पणी करके बड़ी ओछी सी बात इनकी मुझे लगी, क्योंकि इससे पहले आप देखिए राधा रतोड़ी भी उनके ऊपर इसी प्रकार के आरोप लगा चुकी हैं और मनीषा पंवार भी उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा चुके हैं। तो ये केवल कोई पहला मामला ऐसा नहीं है, बल्कि अधिकारी तो ये कह रहा है कि जो तबादले हमने किए वो नियमानुसार किए हैं।
और तबादले निरस्त करने का अधिकार ना मंत्री को है ना सचिव को है। तो ये तो मतलब जो प्रक्रिया है उसका ये मजाक उड़ाया जा रहा है। और किस प्रकार से मुख्यमंत्री इस पर टिप्पणी करेंगे, क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो जांचने और समझने वाली बात तो है। इसमें आपको सही और गलत कौन लग रहा है? दोनों की जो तथ्य दिए हैं, जो क्योंकि विभागीय जो सचिव हैं उन्होंने जो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हैं उनके तबादलों का जो आदेश था उसको मानने से इनकार कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि भैया कि ट्रांसफर एक्ट में तबादलों के लिए मंत्री से अनुमोदन देने का कोई नियम ही नहीं है। रेखा आर्य अपना अलग तर्क दे रही है इसमें। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अधिकारी का ये कहना है कोई ऐसा नियम नहीं है कि मंत्री से पूछा जाए, और एक बार अगर तबादले कर दिए गए तो मंत्री को उसको निरस्त करने का भी अधिकार नहीं है। दोनों ही बातें। और दूसरी बात ये है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि रेखा आर्य जी के साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है कि कोई अधिकारी इनके साथ इनकी बनती क्यों नहीं है, इनके आपस में समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि यहाँ पर या तो ईगो की बात है या मंत्री जो है कोई दबाव बना करके नैतिक अनैतिक काम करवाना चाहते हैं अधिकारियों से, और अधिकारी उस पर जो है इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। आप अमरजीत जी बने रहेगा। विनय जी हमारे साथ, विनय गोयल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरजीत जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और विभागीय सचिव के बीच में ये जो एक तरह से तनातनी चल रही है, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। ये स्थिति थोड़ा सा स्पष्ट करिए विनय जी, क्या चल रहा है ये? नहीं, देखिए मेरा कहना ये है कि लोकतंत्र में असली मालिक जनता है, और चाहे मंत्री हैं और चाहे सचिव हैं, सभी जनता की सेवा के लिए हैं, और उनके कार्यों का आकलन इस आधार पे होना चाहिए कि उनके किस काम से जनता को कितनी राहत मिल रही है। केवल इस प्रकार के स्थानांतरण के प्रकरण को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो या कोई अन्य हो, अगर कोई हठधर्मिता निभाने का प्रयास करता है तो मुझे लगता है कि उससे कोई उचित संदेश नहीं जाता। और निश्चित रूप से किसी भी विभाग का जो मंत्री है वो अधिकारी से ऊपर होता है। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है, कोई इसमें कोई विशेष बात बताने की नहीं है। तो लेकिन विनय जी, ये तो जो सचिव हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भैया आपकी कैबिनेट मंत्री के तबादले के जो आदेश थे वो साफ साफ मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक पत्र भी उन्होंने लिखा है सचिव ने, उसमें ये कहा है कि भाई ट्रांसफर एक्ट में जो तबादलों के लिए मंत्री जी से अनुमोदन पूछने का कोई नियम ही नहीं है। तो इसमें हमारी कहाँ गलती है? सचिव साहब ये कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, और कम्युनिकेशन गैप दोनों को आपस में ही निपटाना पड़ेगा। अगर किसी विभाग के मंत्री में और सचिव में कम्युनिकेशन कोई गैप होगा या कोई मतभेद होगा या कोई विषयांतर होगा, तो मुझे लगता है कि वो उनको आपस में निपटाना ही पड़ेगा। इस तरह से मतभेद के साथ, विषयांतरों के साथ शासन प्रशासन नहीं चलते। और अल्टीमेटली अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कोई विषय आया है और माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री के संज्ञान में कोई विषय लाई है, तो उसका निराकरण होगा ही होगा। अच्छा, अब अमरजीत जी ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कि रेखा आर्य की दरअसल सभी अधिकारियों से तनातनी रहती है। ये अभी की बात नहीं है, पिछले 5 साल पहले की भी बात बता रहे हैं। नहीं, मेरा कहना ये है कि कोई भी विषय हो, किसी भी कोई भी प्रकरण हो, लेकिन क्या अमरजीत जी ये कहने के लिए तैयार हैं कि कोई भी मंत्री विभागीय अधिकारी से जूनियर है क्या? कोई भी अगर विभागीय मंत्री है और अगर विभागीय सचिव उनके साथ तालमेल बनाकर नहीं चलता है, तो क्या विभागीय मंत्री को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी बात कहीं मुख्यमंत्री के सामने तक रखे? ठीक, अमरजीत जी ये बताइए कि विभाग के मंत्री ने जब निर्देश दे दिया सर, उसके बाद भी जो तबादले थे वो रद्द क्यों नहीं हुए? फिर तो सवाल उठेगा ना, ये अधिकारियों की हठधर्मिता है, मनमानी है और अफसरशाही हावी है, जैसा कि बार बार ये आरोप लगता रहा है। नहीं, और 2-3 बातें विनय जी ने कही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई होगी या जो वो नियम अनुसार होगी, और यहाँ पर सवाल ये है, अगर कोई नियम अनुसार नहीं चल रहा, तबादला कानून के तहत कोई तबादले नहीं किए जा रहे, तो इसका दोषी कौन है? ठीक है, जनता चुनती है हमारे नेता विधायक मंत्री को, लेकिन सवाल ये है तो जो अधिकारी है, अधिकारी बंधा हुआ है नियम कायदे कानून से।
क्या ऐसा हो रहा है कि धामी सरकार में कोई अधिकारी नियम कानून तोड़ रहा है, मानने को तैयार नहीं है, या कहीं ऐसा है कि मंत्री दबाव बना रहा है कि अपने निजी फायदे के लिए कि वो नियमों और कायदों का जो है वो उल्लंघन करे? तो दोनों ही सूरतों में धामी सरकार की जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, विपक्ष के प्रति और आप जैसे मीडिया के प्रति, कि वो जवाबदेह स्पष्ट, वो गोलमोल बातें करके नहीं निपटा सकते कि ये मतभेद है। मतभेद केवल अधिकारी और मंत्री के बीच में मतभेद नहीं है। आप सरकार चला रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी आपकी है, आप जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप अगर चैनल पे आके बात रख रहे हैं तो ऐसी बात आपको शोभा नहीं देती कि कम्युनिकेशन गैप था। ये कि आप सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं आप? मतलब अधिकारियों के बीच में मंत्री जी का कम्युनिकेशन गैप है, ऐसे प्रदेश चलेगा क्या विनय गोयल जी? गोयल साहब, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को पहले अपनी अरे साहब, जो कायदे कानून की बात आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल आपको किनारे बिठा रखा है, बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आपके जमाने में हमने, अरे जनाब, जो सरकार आप चला रहे हैं, जो त्रुटियां उसमें, उसका जवाब जनता को देंगे कि नहीं देंगे आप? अरे वो अच्छी तरह देखा है। आप अपने धरने प्रदर्शनों की चिंता करिए, सत्याग्रह को कमाल कर दी आप अपने मंत्री की गलतियों का जवाब नहीं दे रहे। आप ये नहीं बता रहे अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे, क्यों कायदे कानून से बाहर जाके काम करवाया जा रहा है, क्यों दबाव बनाया जा रहा है? निश्चित रूप से सुने जाएंगे, बिल्कुल नियम कायदे कानून से शासन चलेगा और बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जनता के हित के काम कर रही है, जनता के हित के काम करेगी। कांग्रेस का काम केवल सभी कामों में रोड़ा अटकाना है, भ्रम की स्थिति पैदा करना है। मुझे बताइए, मंत्री के बीच में और अधिकारी के बीच में कांग्रेस कैसे रोड़ा अटका रही है? मुझे बताइए जरा, आप क्या जवाब देंगे? आप मुझे बताइए कैसे कांग्रेस रोड़ा अटका रही है? नहीं तो अगर कोई भी विषय अगर कांग्रेस, मुझे बताइए ना, मंत्री के बीच में अधिकारी के बीच में कैसे रोड़ा अटका रही है? चलिए ठीक है अमर जो जी, देख रहे हैं, जो असमंजस की स्थिति है, आपस में तालमेल नहीं है, वो दिख रहा है, वो जनता देख रही है और परेशानी जनता की हो रही है। अमर जी और विनय गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये विवाद जो चल रहा है इसमें कुछ हल निकालना होगा, लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि क्या जो अफसरशाही हावी है उत्तराखंड में, वही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? अगली खबर है देहरादून से। सीएम धामी हर हफ्ते 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे। जी हाँ, 2 दिन जिलों का दौरा करेंगे वो हफ्ते में। शुक्रवार शनिवार को दौरा तय होगा। सभी जिलाधिकारियों को गाइडलाइन जारी की गई है। एसीएस राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को सीएम के कार्यक्रम की गाइडलाइन जारी कर दी है और विकास कार्यों की निगरानी और जनता की समस्याओं के लिए सीएम जल्द मुहिम की शुरुआत भी करेंगे। तो हफ्ते में 2 दिन जिलों का दौरा होगा। बाकायदा जिलाधिकारियों को यह गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें विकास कार्यों की निगरानी होगी, जनता की समस्याएं क्या हैं उनको सुना जाएगा और जल्द ही उनका निराकरण भी होगा। तो मुख्यमंत्री हर हफ्ते 2 जिलों का दौरा करेंगे। शुक्रवार और शनिवार को ये दौरे जो हैं वो तय किए गए हैं मुख्यमंत्री धामी के अलग अलग जिलों में, और बाकायदा सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको गाइडलाइंस जारी कर दी है इस दौरे के बाबत के। और आगामी नगर निकाय पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को धार देकर मजबूत करने का काम शुरू करते हुए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम किया। बता दें कि डोईवाला नगर मंडल बीजेपी कार्य समिति की बैठक में नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर, डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गौरेला के साथ साथ तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समय समय में मंडल कार्य समिति और मंडल प्रश्न चलते रहते हैं, जिनका मेन उद्देश्य होता है कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति रीति को समझाना। कार्यकर्ता ऐसे ही कार्यक्रमों से उनका जो हमारी नीतियाँ हैं उनका अनुसरण करते हैं, आत्मसात करते हैं और समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य होता है फिर इसी अनुसार करते हैं। अपेक्षित होगी सीखी है मंडल के पदाधिकारी, सभासदगण, जिले और प्रदेश के पदाधिकारी और यही लोग। और आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव को राज्य सतर्कता विभाग ने हिरासत में लिया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी रामविलास यादव को विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में 6 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद रामविलास यादव 22 जून को देहरादून के विजिलेंस ऑफिस में पूछताछ के लिए पहुंचे थे। 22 मई 2022 को उत्तराखंड शासन की ओर से अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस विभाग ने आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जहां एक और विजिलेंस विभाग अपने स्तर से लगातार कार्रवाई कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को सस्पेंड कर दिया। 30 जून को रामविलास यादव रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा संदेश देते हुए रामविलास यादव पर कार्रवाई की है। इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के बयान सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनका यह कहना है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में अधिकारियों के ऊपर बैठने वाले मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिना शय के कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, ये कांग्रेस का कहना है। हमारे आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, ये इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी मई 2022 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर कि कहाँ पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जो जांच की तो जांच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आईएएस रामविलास यादव के विरुद्ध एक मामला पंजीकृत हुआ था 19 अप्रैल 2022 में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग जब हमें पता लगा कि हमारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, तो हम उस एफआईआर की को केसिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाने के बाद हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कहा कि आप विजिलेंस में जाइए और अपने बयान दर्ज कराइए। तो उसी आदेश पर हम कल विजिलेंस के पास गए थे, 12:30 बजे करीब हम वहाँ पहुँच गए थे अपने एडवोकेट के साथ, और जो भी हमने जो उन्होंने क्वेश्चन आयर थी, जो भी जानकारियाँ थी, वो सब जानकारियाँ और हमने सब उपलब्ध करा दी थी। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, और कोई भी कितना बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये उसी का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए रामविलास यादव तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं। सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं? उत्तराखंड में राज्य सरकार ने तबादलों में सख्ती दिखाई तो विभागीय मंत्रियों ने भी इस पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। खासतौर पर कृषि, उद्यान और ग्रामीण विकास विभाग में तो आज तक कई कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म किए जा चुके हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उद्यान विभाग में अब तक 160 कर्मचारियों की संबद्धता खत्म की गई है और उसके बाद उन्हें फील्ड में भेजा गया। इसी तरह कृषि विभाग में 46 कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म किए गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास विभाग में 15 कर्मचारियों को फील्ड में भेजकर उनकी संबद्धता खत्म की गई है। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में तबादलों को उद्योग न बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं और साथ ही इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री के स्तर पर अपने विभागों में बदलाव किए गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने विभाग में कर्मचारियों को सख्ती से निर्देश दिए हैं। हालांकि कई बार भारी दबाव होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर बड़े बदलाव करने की कोशिश की। जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है। ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है। क्योंकि जिस भावना के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की मार खाई, इस पीड़ा को मैंने झेला है। वो इसलिए बना था कि ये आज जो हमारी लखनऊ से योजनाएं बनती थी, हमारे सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं मिलता था। और उसके बाद भी ये स्थिति रहे कि कर्मचारी फील्ड में रहकर यहाँ रहे, ये हमने सुना।
और देहरादून में पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में संगठन में चल रहे आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि 21 तारीख को योग दिवस, 23 तारीख को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का स्मृति दिवस मनाया गया, जिस पर चर्चा करने के बाद आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा चर्चा होगी। पार्टी ने 25 जून को काला दिवस मनाने और 26 जून को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला भी किया है। इसकी टोली बैठक है जिसमें सभी महामंत्री और अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारा 1 जून से लेकर के 15 जून तक का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पखवाड़ा था, उसमें क्या कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों को की पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके केंद्र को भेजेंगे, ये इसमें निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे योग दिवस है, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, 25 तारीख को संविधान की जो हत्या जिस प्रकार से कांग्रेस ने की थी, तो उस पर हम काला दिवस। और एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी चलाएगी प्रदेश भर में पौधारोपण अभियान। 26 जून से 6 जुलाई तक प्रदेश भर में यह पौधारोपण अभियान चलेगा। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पौधारोपण अभियान में शिरकत करेंगे। तो पौधारोपण अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा प्रदेश भर में। 26 जून से 6 जुलाई तक ये पौधारोपण अभियान चलेगा प्रदेश भर में, जहां आपको बता दें कि सभी जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पौधारोपण अभियान में शिरकत करेंगे। और कार्ड देकर शादी में बुलाने के बावजूद बारात में न ले जाने पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर 50 लाख रुपए का दावा ठोक दिया है। सुनने में बात थोड़ा अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये 100% सच है। हरिद्वार के बादराबाद थाना इलाके में रहने वाले रवि की शादी 23 जून 2022 को बिजनौर धामपुर में हुई, जिसके लिए उनकी बारात धामपुर बिजनौर जानी थी, जिसके लिए रवि ने अपने गहरे दोस्त चंद्रशेखर और कुछ अन्य को बारात में चलने के लिए बोला था। लेकिन बारात वाले दिन रवि और उसके परिवार के लोग बिना चंद्रशेखर को लिए ही बारात लेकर चले गए और फोन पर बात करने पर चंद्रशेखर को वापस घर जाने के लिए बोलने लगे, जिससे दुखी होकर चंद्रशेखर ने अपने वकील के माध्यम से अपने मित्र रवि को नोटिस भेजा है, जिसमें 3 दिन के भीतर माफी न मांगने पर 50 लाख की मानहानि का नोटिस दे डाला। तो हरिद्वार में ये पूरा वाकया हुआ। दरअसल ये पूरी खबर सही है। दोस्त ने दोस्त को मानहानि का नोटिस भेजा, वो भी 50 लाख रुपए का। चंद्रशेखर ने मेरे माध्यम से एक लीगल नोटिस रवि को भिजवाया है, जिसमें 3 दिन के अंदर अंदर क्षमा याचना मांगने के लिए और साथ ही 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में लेने के लिए हमने नोटिस भेज दिया उसे। और यदि उसने क्षमा याचना ना करी और ना ही 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति में चंद्रशेखर को दिया, तो हरिद्वार कोर्ट में उसके खिलाफ मानहानि का वाद दायर करेंगे और सिविल सूट भी दायर करेंगे। फिर चंद्रशेखर। और देवभूमि समाचार में इतना ही। डबॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।